Good morning and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आई विश सब लोग अच्छे होंगे राइट, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया था जिसमें प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स था, तो वो आपने कमेंट्स में बताया नहीं कि कैसा था लेक्चर, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की ट्राई करी है और उस लेक्चर में बहुत सारे मैंने जो पॉइंट हैं कवर्स किए हैं जो कि यूनिट फर्स्ट के हैं। आज के इस वीडियो में आपको मॉर्फोजेनेसिस, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वायर्ड किया टेलीग्राम ग्रुप पे, जो गर्ल्स ग्रुप है स्पेशली, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मॉर्फोजेनेसिस की टेक्निक समझाएं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ना है मॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस। चलिए कम टू द पॉइंट एंड यहाँ पे पढ़ते हैं। मॉर्फोजेनेसिस जो होता है फ्रेंड्स, एक फंडामेंटल प्रोसेस होती है, कैसे एक मौलिक प्रक्रिया होती है कि जो कि जटिल पैटर्न के निर्माण की अनुमति देती है। एक पैटर्न होता है जो काफ़ी रिजिड होता है, उसके निर्माण की अनुमति देती है। कैसी प्रक्रिया होती है मॉर्फोजेनेसिस? एक मौलिक प्रक्रिया होती है और जटिल पैटर्न के निर्माण की फॉर्मेशन देती है। इसे रूप में परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किसी के रूप में, साइज़ में। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो आइज़ कलर है, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स से काफ़ी सिमिलर है, या फिर एक पीढ़ी पहले आपके दादाजी से सिमिलर है, या फिर दादाजी के पिताजी से सिमिलर है, 2-3 पीढ़ी सिमिलर है। आप क्या कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं कि जो पेरेंटियल फीचर्स होते हैं वो बेसिकली अपने बेबी तक आते हैं, या फिर जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं, जिसको आप क्या कह लेते हैं, क्या कह सकते हैं, जेनेटिक्स कह सकते हैं। आनुवांशिकी रूप से जो भी लक्षण आप पे आते हैं। यहाँ पे कोई भी रूप होता है, यानी प्लांट का हो सकता है, यानी किसी भी जीव का पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उसमें कोई भी फॉर्म में चेंजेस आती है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, किसी भी रूप में परिवर्तन के नाम से भी जाना जा सकता है, या किसी भी पौधे में, जीव में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस के कारणों का व्यापक रूप से काफ़ी टाइम से इसमें डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेन अर्थ है उसको समझने की ट्राई करेंगे। मॉर्फोजेनेसिस जो होता है फ्रेंड्स, एक ऐसी प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसीड होती है कि जिसमें किसी भी पर्टिकुलर जीव के शरीर, कोई भी पर्टिकुलर जीव है, उसके बॉडी, उसके ऑर्गन्स की सेल पहले से मौजूद सामग्री से ऊतक के नए निर्माण के बिना कोशिका वृद्धि, यानी सेल का जो ग्रोथ होता है, डिवीज़न होता है, उसके माध्यम से पहचानने के युग में विकसित होती है। यानी कि पहले से जो मौजूद सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं। आपको पता है टिश्यूज़ क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं टिश्यू। जब बहुत सारी सेल कलेक्शन बना देती है और टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और ऊतक क्या मिलते बनाते हैं? ऊतक आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, इससे पूरी बॉडी का डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर जीव के शरीर या उसके जो अंग की सेल्स होती हैं, आपको पता है कि बॉडी के हर अंग में सेल्स ही बेसिकली जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बनाती है। उसमें पहले से जो क्या, ये प्रीवियस इनिशियली स्टेज पे जो पहले से मौजूद सामग्री से ऊतक के नए निर्माण के बिना कोशिका वृद्धि और विभेदन के माध्यम से पहचानने योग्य के रूप में विकसित होती है, ठीक है। इस जो अवधारणा, इस कंसेप्ट का सर्वप्रथम उपयोग जो मुख्य रूप से प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली लीफ जो होती हैं, फ्लावर्स का जो डेवलपमेंट है लीफ का है, और क्या है, पौधों का विकास है, उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें जो जानवर होते हैं, जानवरों में भी रूपात्मक परिवर्तन, जैसे कि गर्भावस्था के ड्यूरेशन पे, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पे जो एम्ब्रियो होता है उसकी जो वृद्धि होती है, और कीड़ों में जो काया पलट होता है, क्या होता है, कीड़ों में काया पलट के लिए भी लागू किया गया है। एक शब्द ऐसा है, ये जो मॉर्फोजेनेसिस है वो मॉर्फिन से लिया गया है, ग्रीक के मॉर्फिन से, जिसका अर्थ बेसिकली चेंज करना होता है, अनुकूलित करना होता है। क्या करना होता है? चेंज करना या बदलना, अनुकूलित करना। अब आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते आगे की ओर। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हैं दैट कोई भी पर्टिकुलर जीव है जब उसमें कोई भी चेंजेस होती है, ठीक है, कहीं भी अनुकूलित होता है या रूपांतरित होता है, तो वो एक मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। एक सिंपल फॉर्म से लेकर एक रिजिड फॉर्म तक देखा जाता है, सरल से लेकर जटिल तक। कुल मिलाकर एक जो पैटर्न होता है, एक साथ मिलकर जीव को यह बनाते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोजेनेसिस
मॉर्फोजेनेसिस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पौधे हो गए, कीड़े हो गए, है ना, जानवरों में भी देखा जा सकता है, बहुत हद तक तो सिमिलर होते हैं ये। ओके, चलिए पॉइंट नंबर सेकंड पे आ चुके हैं, जिसमें आपको मार्फोजेनेसिस की विशेषताएं बताना है कि मार्फोजेनेसिस क्या मतलब जो विशेषताएं वो क्या होती हैं। सबसे पहले सेल डिवीज़न होता है। तो मार्फोजेनेसिस की फर्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना है कि सेल डिवाइड होता है और नई सेल्स बनाता है। ठीक है, शरीर में जिस प्रकार ऊतकों का निर्माण होता है या अंगों का, मैंने बताया एक सिंपल ही लैंग्वेज पे, जब सेल डिवाइड होगी, एक सेल डिवाइड होती है तो फिर एक सेल से दो सेल बनती है, दो से चार सेल बनती है, और ऐसे कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू। जब सेल का बहुत सारी सेलों का कलेक्शन हो जाए, जैसे आप फोटोज़ का गैलरीज में फ़ोटो पड़ी होती है, उनको कोलैब एक साथ बना के कर देते हैं, तो ऐसे ही जब सेल्स बहुत सारी इकट्ठे हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती है, तो कलेक्शंस ऑफ सेल बनाता है टिश्यू। इसी प्रकार टिश्यू से ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे रूप ग्रहण क्या होता है, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं एक रूप में विभेदित हो जाती हैं, यानी कि डिवाइडेशन हो जाती हैं, और ये अपना मतलब जो डेवलप्ड है वो पूरा करने के बाद ग्रहण कर लेती हैं। पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्या होती है, पौधों की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये उन्हें नया आकार ग्रहण करने से पहले मतलब पूर्ण रूप से विकसित होने का समय देता है। ठीक है, सो ये भी है। फिर समय भी होता है कि विकास की जो प्रोसेस होती है, प्रोसीड के ड्यूरेशन पे जो मार्फोजेनेसिस एक विशेष समय पर होता है प्लांट में। ठीक है, फिर रूप कार्य है। कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी अभी स्टार्टिंग पे, क्योंकि मैंने देखा जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आपको देने की, प्रोवाइड करने की ट्राई की है। अगर आपको कोई इशू होता है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। रूपकार को पर्यावरण द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समग्र रूप से काम करता है या काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इनको आप नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग जो मार्फोजेनेसिस है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मार्फोजेनेसिस को जो भी कारक प्रभावित करते हैं कौन कौन से हैं। फिजिकल फैक्टर तो सबको पता है, जैसे कि सबस्ट्रेट की जो स्थिति होती है, पर्यावरणीय संबंधी कोई भी स्ट्रेस हो गया, पौधों की आकारिकी को, पौधे के शेप को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कभी ज़्यादा ही वाइंड हो रही है, कभी ज़्यादा एरेशन हो रहा है, हवा ज़्यादा चल रही है, सो उस ड्यूरेशन पे प्लांट क्या है, इधर मुड़ जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, उनकी शेप वैसे नहीं बनेगी। तो ये सब क्या होता है, इसकी जो शेप होता है, इनके जो भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, एक्सिसिक एसिड हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं ना। ऑक्सिन क्या होता है, जो कि एमिनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से बना एक केमिकल होता है, ऑक्सिन हार्मोन के रूप में काम करता है। इससे क्या होता है कि प्लांट की सेल्स बढ़ती हैं, डिवाइड होती हैं। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होगी सेल तो एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनेगी, तो इसीलिए प्लांट की सेल भी बढ़ती हैं, बनती हैं, और अपनी कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन मात्रा जो होता है, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और इसकी जो मतलब ऑक्सीजन की अगर अधिक क्वांटिटी हो गई वो भी उसको हार्मफुल हो सकती है। तो एक मतलब मिनिमम होनी चाहिए, यानी कम से कम पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है, यानी कि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह क्या करता है, ऊतक में विकृति पैदा कर देता है, यानी टिश्यूज़ नहीं बन पाते हैं ना, टिश्यू क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं इससे। तो सबसे पहले फिजिकल आपको फैक्टर बताना है कि कैसे मार्फोजेनेसिस को फिजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, हार्मोन्स हो गए। ठीक है, सेकेंड फैक्टर पे आ चुके हैं। सेकेंड फैक्टर क्या कह रहा है कि पौधों का डेवलप होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, चेंजेस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मतलब कि उत्परिवर्तन जो म्यूटोजेनेसिस होता है, म्यूटेशन होता है शरीर में कोशिकाओं के साथ साथ, यानी कि जीवों के जीनोम को भी प्रभावित करता है। किसको, जीवों के जीनोम को भी। पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकते हैं, लेकिन वह स्फूर्त भी हो सकता है किसी जीव में, जो मैंने बताया कि कोई पेरेंटियल फीचर्स बेबी में आते हैं, एज इट इज़ प्लांट में भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो उत्परिवर्तन अंगों के निर्माण में परिवर्तन के कारण पाए गए हैं। स्टडी में जो ऑक्सीजन की कम सांद्रता के कारण पत्तियों की नोक गोल हो जाती है और टहनियाँ भी कम हो जाती हैं।
तो ऑक्सीजन की एक मतलब ऐसी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए जो प्लांट को अफेक्ट भी ना करे और उसको ज़्यादा मतलब कोई भी जैसे कि ग्रोथ ज़्यादा हो गई, डेवलप ज़्यादा हो गया, मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर हार्मोन्स की बात हो। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको इन हिंदी आप रूप जनन कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो ब्रूड भी होता है। तो पौधों का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट तब शुरू होता है जब कोशिका शुक्राणु द्वारा निषेचित होती है। कैसी होती है? क्योंकि इसमें जब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो जो स्पर्म्स बनता है उसके द्वारा फर्टिलाइज होती है, ठीक है, इसे ही आप एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और ये पौधों का विकास का सबसे इनिशियल स्टेज होता है, यानी कि जब एम्ब्रियो बनता है तो इसके पहले आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। तो जब यह प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न के कारण एक क्या बनता है, ओव्यूल बनता है। क्या बनता है? ओव्यूल बनता है, यानी बीज बनता है और ये सेल्स एक दूसरे से चिपक जाती हैं और जब जर्मिनेशन के साइज में, जब जर्मिनेशन के टाइम पे ये डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे सेल्स डिवाइड होती हैं, कैसे जब स्पर्म बनता है तो आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और ये फर्स्ट इनिशियली स्टेज मानी जाती है बेसिकली। जब ये स्टेज होती है तो ओव्यूल बनते हैं, क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, बीज बनता है। अब एक पौधा आपको पता है जब जर्मिनेट होता है तो सीड के फॉर्म में आता है, एक बीज के रूप में, उसे ही आप मोनोकॉट कहते हैं। मोनोकॉट किसे कहते हैं? जब एक पौधा एक मतलब एथलीट मतलब प्लांट होता है वो सीड्स के रूप में फॉर्म पे आता है। बेसिकली अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप्स के ड्यूरेशन पे आप देखते हैं कि जब आप जर्मिनेट करना होता है तो उस ड्यूरेशन पे वो मोनोकॉट कहा जाता है ना। तो आप सबसे पहले सीड उठाते हैं, तभी ना उसको मिट्टी में बारीड करते हैं, मतलब एक दबी हुई मिट्टी पे दबाते हैं ताकि वो जर्मिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि स्टेम्स बनता है, रूट्स बन सकती हैं, लीफ बनती हैं। तो यही एक कंप्लीट जो प्रोसेस होती है मॉर्फोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉर्फोजेनेसिस कहलाती है। समझ में आ गया कि जब कोई भी सीड जर्मिनेट होता है उसके बाद क्या होता है, मतलब सीड्स के फॉर्म में आता है, अंकुर बीज होता है, ठीक है, उसे मोनोकॉट कह सकते हैं। ये जब डेवलप होने लगते हैं, जैसे इसमें स्टेम बनने लगे, रूट्स बनने लगे, लीफ बनने लगे, तो ये एक प्रोसेस जो होती है वो मॉर्फोजेनेसिस होती है। स्टेजेस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस जो कि विभिन्न चरणों में होता है। सबसे पहले इनिशिएशन में देखेंगे कि जब वह समय होता है कि जब भ्रूण की कोशिकाएं जो सेल्स होती है उसमें डिवाइडेशन की प्रोसेस होती है। फिर प्रारंभिक मेरिस्टेम बनाती, क्या बनाती हैं? जब सेल डिवाइड होती है तो मेरिस्टेम बनाते हैं। इसका जो एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है कि कोशिका विभाजन जब तक जारी रहता है जब तक विकास के लिए कोई पर्याप्त पर्टिकुलर स्थान ना हो, और यह चरण भ्रूण के प्राथमिक चरण का निर्माण करता है। चूँकि समेकन यहाँ विकास दर में वृद्धि धीमी होती है और व्यक्तिगत शरीर की योजनाएं बनती देखी जाती है। जब डेवलप धीमा हो जाता है तो बॉडी का ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है, लेकिन अंतर कोशिकाएं मतलब स्थान नहीं होता है। पौधों के जिन भागों को हम पहचानते हैं उसमें समेकन अवस्था में विकसित होते हैं। लास्ट पॉइंट में मॉर्फोजेनेसिस का इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि मॉर्फोजेनेसिस इसलिए महत्वपूर्ण है कि विकासशील जीव को, यानी कि जो डेवलप हो रहे जीव होते हैं, विभिन्न रूप में लेने की अनुमति देता है। कई अलग अलग कारणों से भी महत्वपूर्ण है, जैसे ऑर्गन्स का डेवलप, ऑर्गन्स का निर्माण, विकास मॉर्फोजेनेसिस द्वारा ही कंट्रोल होता है। जिसमें मैंने बताया जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, वो ऐसे ही जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ठीक है। तो विभिन्न जीवों में ऊतक जो होते हैं और कोशिकाओं के विकास को की विनिमय में मदद करते हैं, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस कई तरीकों से पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित कर देता है, जिसमें से जो स्थानीय नियंत्रण होता है प्रणालीगत नियंत्रण के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब हार्मोन्स या अन्य संकेत का उपयोग मतलब पौधों के लिए कुछ हिस्सों में प्रभावित करने के लिए किया जाता है, इससे क्या होता है कि प्रभावित ना होने वाले ऊतक बढ़ने के लिए होते हैं। सो ये आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे जैसे लेक्चर्स देते चलें, आप उसको पढ़ते चलें, ध्यान ध्यान से नोट डाउन करते चलें ध्यान से, और रिवीजन नहीं करते चले साथ में।
इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच में जो डिफरेंशिएशन है। सो इसको यहाँ पे बताया गया है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऐसी टेक्निक है जो पुनर्जनन में मदद करती है, रिजनरेशन में मदद करती है। जैसे इसमें जीवोत्पत्ति हो गई कि अंकुर होकर जड़ नए अंगों का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है। लेकिन जो दैहिक भ्रूणजनन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसमें एक सिंगल सेल यानी सिंगल सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, भ्रूण बनता है। फिर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी दिए हैं। आपको ये बताना है कि नेचुरली कौन सा होता है, आर्टिफिशियली कौन सा होता है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया में जीवित रहने के लिए मतलब प्राकृतिक रूप से होती है, और ये कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है, लेकिन केवल कृत्रिम रूप से ही जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।